तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, प्रिंस युआन यहाँ पे काफी तेजी से आगे बढ़ता है। इस दौरान लुलुओं की फाइट शायद जू किंग से होने वाली थी। अब आगे तो गाइस थोड़ा सह लेना, क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है तो बैकग्राउंड में आवाज आएगा शायद। तो जो पांचवा प्लेटफॉर्म था उस पे लुलुओ और जूइंग रहती और बाकी लोग यहाँ पे आगे बढ़ते रहते। पर जैसे जैसे ये अब ऊपर जा रहे थे, इनके पैर अब भारी से होने लगे थे। बाहर में जो लोग थे फिलहाल वो भी काफी सीरियस थे कि कौन सबसे ऊपर जा पाता है। हालांकि बाहर के लोगों को भी ये पसंद नहीं आ रहा था कि डॉग जुआन के कुत्ते यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फाइनली आगे बढ़ते बढ़ते छठवां प्लेटफॉर्म अब दिखाई देता है। ये मीन फिलहाल अपने जो डॉग जुआन के बाकी साथी थे उनकी तरफ इशारा करता है, क्योंकि अगर ये मिंग को गिन लिया जाए तो इसके साथ अभी 4 लोग और थे जो कि डोंग जुआन कॉन्टिनेंट के थे और इसके इशारों में इसकी बात ही समझ चुके थे। और इनके साथ आया हुआ बंदा जियांग क्वान, जिसने कि जेंगजू को हराया भी था। फिलहाल ये 6 प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ जाता है और जब ही सभी लोग सोच रहे थे तभी जेंगजू की भी आवाज आती है कि मैं भी 6 प्लेटफॉर्म पे ही जा रहा हूँ। जियांग क्वान इसको भी काफी गुस्सा आता है, पर जेंगजू ये अपना पुराना बदला लेना चाहता था, क्योंकि पिछले फाइट में जियांग क्वान इससे फेयर फाइट नहीं किया था बल्कि 2 लोगों को बगल में खड़ा रखा था, जिसकी वजह से जेंगजू हार गया था। अब 7वां प्लेटफॉर्म भी दिखाई देने लगता है और किंग यू ये काफी तेजी से उस तरफ बढ़ जाती है और कहती है जो भी चैलेंज करना चाहता है आ सकते हैं। अब फिलहाल डोंग जुआन की टीम से किन टोंग करके एक बंदा था जो कि काफी वेल बिल्ड था। ये 7वें प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता है और ये बंदा किंग यू को अलग ही नजर से देखता है। किंग यू समझ जाती है। अब बारी थी 8वें प्लेटफॉर्म की। लोग सोच रहे थे कि कौन उसको हासिल करेगा। लोगों का यही मानना था कि प्रिंस युआन, क्योंकि शायद वो ज्यादा नहीं टिक पाएगा। सबसे टॉप लेवल पर शायद वो वांग, ब्लाइंड स्वॉर्ड, निंगजान और ये मिंग शायद जा सकते हैं। वो उजी इस समय ध्यान से देख रहे थे जाओ युआन को, क्योंकि फिलहाल अगर सभी को देखा जाए तो सबसे अभी वीक जो जेनेसिस की था समय के साथ वो प्रिंस युआन का ही था। वो उजी जानते थे कि जाओ युआन को ब्लेम करके भी मतलब नहीं है, सच में उसका पावर लेवल तो कम है ही। पर फिर भी यहाँ पर युवान को दिखाया जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और युवान फिलहाल अपने ब्रीदिंग पे फोकस करता है और फिलहाल इसके ब्रीदिंग में एक ड्रैगन के साउंड को सुना जा सकता था। यह हैरान था कि ड्रैगन ब्रीदिंग में इसका पावर बढ़ते जा रहा है, मतलब अब ये बस मन में सोचे और ड्रैगन ब्रीदिंग को एक्टिवेट कर सकता था। बट फिलहाल ये उसके पीक पे नहीं है। पीक पर जाना मतलब नेचर के साथ एकदम मर्ज हो जाना। बिना सोचे ही ड्रैगन ब्रीदिंग हमेशा एक्टिवेट रहेगा। फिलहाल युवान अभी भी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और पलक झपकते ये वो वांग वगैरह के एकदम करीब पहुंच जाता है। अब इन 6 को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि यार ये बंदा यहाँ तक कैसे पहुंच गया। खास करके वो वांग को। बाहर में भी जो मोजी थे वो खुद हैरान थे और इनको ये समझ में आ रहा था कि इस बच्चे ने शायद कोई हाई लेवल का की जो खींचने का मेथड होता है वो मास्टर कर लिया। इसके बाद वो मोजी जाओ पान की तरफ देखते, जिसके भी आंखों में चेहरे पर एक सिकन को देखा जा सकता था। अब बाकी जो 4 इनवॉइस थे यानी सेक्टर मास्टर्स अलग अलग एल्डर्स वगैरह वो भी कहते हैं यार ये बच्चा ये एक डार्क हॉर्स बन सकता है। अब इधर ये मिंग को दिखाया जाता है, क्योंकि अब 8वां प्लेटफॉर्म दिख रहा था तो ये मिंग फांग जोंग की तरफ इशारा करता है, जो कि इसका एक साथी था। अब बाकी डिस्कशन करने लगते हैं कि इस 8वें प्लेटफॉर्म के लिए कौन फाइट करेगा और ब्लाइंड स्वॉर्ड का ये मानना था कि जो मतलब जिसकी भी जेनेसिस की सबसे कमजोर है उसे जाना चाहिए। निंगजान जो था जिसको कि हम फाइट मैनियान भी कहते हैं, ये युवान की तरफ देखता है और फिर ये खुद को देखता है कि यार फिलहाल तो मैं ही सबसे वीक दिख रहा हूँ। और ये कहता भी है कि मैं वो युवान से फाइट करना चाहता था पर कोई नहीं, अगली बार देख लेंगे। और ये युवान से कहता है कि मान लो अगर तुम्हारी वो युवान से फाइट हुई तो उसे मजा चखाना। युवान भी हाथ हिला देता है। अब यहाँ पर जो बचे लोग थे वो थे जाओ युवान, वो युवान, ये मिंग और ब्लाइंड स्वॉर्ड चुन चुन। और बचा था आखिरी प्लेटफॉर्म शायद 9th प्लेटफॉर्म। फाइनली आगे बढ़ते हैं और 9वां प्लेटफॉर्म भी दिखाई देने लगता है और जो भी इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगा वो माउंटेन के पीक पर पहुंच सकता था। फिलहाल ये चारों एक चैन की सांस ले रहे थे, तभी इनको सामने में वही ग्रीन फ्लड दिखता है, जो कि पहले से भी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में था और एक खतरनाक लेवल का प्रेशर इन चारों की तरफ बढ़ता है। वो वांग यहाँ पर सबसे पहले अपने रेड जेनेसिस की को रिलीज करता है। वही ब्लाइंड स्वॉर्ड अपने तलवार को बाहर निकाल चुका था। ये मिंग अपने आसपास वो ब्लैक होल टाइप कुछ वॉर्टेक्सेस बनाने लगता है और वही प्रिंस युआन ये अपने आसपास अपने गोल्डन की से एक गोल्डन पाइथन बना देता है और ये चारों अपने अपने डिफेंसेस को तैयार करके काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। जाओ पान, वो वूजी और बाकी लोग भी देख रहे थे, क्योंकि विनर डिसाइड करने का समय अब आ चुका था। ये चारों आगे बढ़ते और ये जो बवंडर था यानी ग्रीन वेव था इसके बीच में पहुंच चुके थे। चाहे वो वूजी हो या जाओ पान ये फील कर सकते थे कि इन चारों की ऑरा काफी तेजी से खत्म हो रही है। और एक बंदा तो ये भी कहता है कि शायद इन्हें 9th प्लेटफॉर्म पे ही रुकना पड़ेगा, शायद पीक पे कोई नहीं पहुंच पाएगा इस बार। और अगर ऐसा हुआ तो जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है
वो किसी को नहीं मिलेगा। इधर येमिंग को दिखाया जाता है जिसका चेहरा इस समय अगली हो चुका था, क्योंकि इसका जो जेनेसिस की था काफी तेजी से डाउन हो रहा था, और अगर ऐसा चलता रहा तो इस ग्रीन वेव को ये पार नहीं कर पाएगा। ब्लाइंड स्वॉर्ड का भी सेम हाल था, इसके स्वॉर्ड की काफी वीक हो चुकी थी। सेम हाल बचे हुए 2 लोगों का भी था। फिलहाल ये चारों समय बीतने के साथ अब इस वेव को रजिस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। लोगों को भी लगता है शायद ये ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे। तभी वो वांग के बॉडी से एक बर्सर्क लेवल की ऑरा बाहर निकलती है और ये काफी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। लोगों को लगा नहीं था कि वो वांग अभी भी होल्ड बैक कर रहा होगा। जाओपन हंसते हैं, ये काफी खुश थे, और इस सीन को देखकर चाहे वो येमिंग हो या ब्लाइंड स्वॉर्ड, ये भी हैरान थे यार अचानक से इतना पावर कैसे। और येमिंग कहता है कि वो वांग हम साथी हैं, हम जाएंगे तो साथ में। पर इसकी आंखों में एक अलग ही वो सरकाजम था, और ये ब्लैक स्पीयर से वो वांग पर अटैक कर देता है। इसका सीधा सीधा मकसद यही था कि अगर ये ऊपर नहीं पहुंच पाएगा तो किसी को नहीं पहुंचने देगा। वो वांग जब इसके अटैक को देखता है तो इसके भी चेहरे पर स्माइल था। ये बोलता है मुझे पहले से पता था तुम कुछ ऐसा करोगे। और वो वांग अपना जेनेसिस की यूज करता है, एक भवन सा बना देता है रेड ऑरा का, जिसमें ब्लैक स्पीयर फंस जाता है और ये काफी तेजी से ऊपर की तरफ फिर से बढ़ने लगता है। और क्योंकि ये में इसका बचा कुचा पावर लगा चुका था तो फिलहाल अब ये यहाँ पर टिक नहीं सकता था। जाओपान भी फिर से हंस के कहते हैं लगता है वो वांग ही माउंटेन के पीक पे पहुंच पाएगा, और ये वूजी की तरफ देखकर स्माइल करते हैं। इधर प्रिंस युवान को दिखाया जाता है जो कि वो वांग को आगे बढ़ता देख थोड़ा सा चिंतित हो जाते हैं, और ये मन में कहते भी है कि वो वांग तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो हो थोड़ा, पर अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम जीत चुके हैं तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और फिलहाल जाओ युवान के बाद बॉडी से एक स्पिरिचुअल पल्स बाहर निकलता है। लोग नॉर्मल हैं, मतलब लोग या तो जेनेसिस की यूज करते हैं या स्पिरिचुअल पल्स का पावर, और युवान दोनों यूज करता था। तो फिलहाल ये अपने स्पिरिट पावर को एक्टिवेट करता है और अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से अब ये आगे बढ़ना शुरू करता है। लोग हैरान थे कि यार युवान के पास जेनेसिस की बचा है क्या। तभी कोई बताता है नहीं, वो स्पिरिचुअल पावर यूज कर रहा है, और इस बंदे का स्पिरिचुअल कल्टीवेशन भी खतरनाक है। ब्लाइंड स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि फिलहाल अपने बॉडी में कितना पावर होगा उसका अंदाजा लगा चुका था। और इसके बाद ये प्रिंस युवान की तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऊपर भेज देता हूँ, उम्मीद है कि तुम ऊपर पहुंच जाओगे। और अपने स्वॉर्ड से ये एक फ्लाइंग अटैक करता है ताकि युवान ये जो ग्रीन वेव है इनको चीरते हुए ऊपर पहुंच सके। युवान भी हैरान था और मनी मनी से थैंक्स बोलता है। और फिलहाल क्योंकि ब्लाइंड स्वॉर्ड ने ये जो ग्रीन वेव थे इन्हें बीच से काट दिया था तो युवान के लिए काफी आसान हो जाता है। यहाँ पर वो वांग जो था वो प्रिंस युवान को देखकर हंसता है, ये लगता है तुम फाइनली मरना ही चाहते हो। बदले में युवान भी कहता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा और जो मेरा है वो ले लूंगा। फिलहाल यहाँ पर युवान और वो वांग ये जो लेयर्स थे सभी इसको पार कर चुके थे और आसमान की ऊंचाइयों में यानी कि सीधा माउंटेन पीक पर अब ये पहुंचने ही वाले थे। बस यहाँ पर कोबरा नहीं था। फिलहाल इन दोनों को देखकर बाकी भी लोग हैरान थे, खास करके प्रिंस युवान को देखकर कि यार ये बंदा ये टॉप लेवल पे कैसे पहुंच सकता है। और लोग चर्चे करते शायद ये बंदा द ग्रेट जाओ एम्पायर से है ना, जिसको कि वो एम्पायर ने हथिया लिया था। मे भी शायद इन दोनों की पुरानी दुश्मनी है, और लोग ये मानते थे कि इस बार युवान शायद नहीं बचेगा क्योंकि इसका अपोनेंट वो वांग वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। फनी जाओ पान ये भी बोल ही देता है कि यार ये बंदा ये टैलेंटेड तो है पर ये शायद मरना चाहता है। पर बदले में मूवजी भी हंस के कहते हैं कि नए बच्चों को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, परेशानियां तो आती रहती हैं। अब इन दोनों के चर्चे चलते और मूवजी भी कहते हैं शायद इस बार तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। जाओपान भी हंसता है कि अगर तुम इतना ज्यादा युवान के बारे में सोचते हो तो फिर देख ही लेते हैं, उम्मीद है कि तुम उसकी लाश इकट्ठा करने के लिए जरूर जाओगे। इधर प्रिंस युवान को दिखाया जाता है जो कि फाइनली माउंटेन पीक पर लैंड कर चुके थे और सामने में वो वांग खड़ा था। दोनों एक दूसरे को एक अलग ही लेवल के किलिंग इंटेंट के साथ देख रहे थे। फिलहाल फिर से यहाँ पर वो वांग की बकवास शुरू हो जाती कि मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे पहुंच जाओगे, और ये पुराने दिनों को याद करते, मतलब कि तुम्हें मारूंगा फिर तुम्हारी फैमिली को भी तबाह कर दूंगा। और बदले में युवान भी कहता है यार तुम लोग हो क्या, एक चोरी हो ना, मेरे ड्रैगन्स ब्लेसिंग को चुरा के तो तुम इस लेवल पे पहुंचे हो, नहीं तो तुम्हारा वो एम्पायर वो था क्या। जो वर्ड यहाँ पर जाओ युवान ने कहते सेम वर्ड्स वो याओ यानी कि जो वो वांग की बहन है उसने भी कहा था कि ब्लेसिंग्स हमारा नहीं है। फिर भी इससे गुस्सा इस बात पर आता है कि वो याओ इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पर ये क्रिपल्ड प्रिंस ये ऐसी बातें कैसे कर सकता है। वो वांग ये अपनी आंखें बंद करता है और एक वोल्केनो टाइप की ऑरा इसकी बॉडी से फाइनली बाहर निकलना शुरू हो जाती है। अब इसे देखकर जाओ युवान भी कहता है कि तुम्हारे फादर ने मेरे पिताजी का एक हाथ तोड़ा था, मेरी मॉम का लाइफ फोर्स कम हो गया था, और एक एक करके मैं सभी को चुपता करूंगा और तुम उसमें पहला रास्ता बनोगे। वो वांग हंसता है कि तुम्हारे जैसा बंदा। इधर प्रिंस युवान इनकी बॉडी से गोल्डन जेनेसिस की अब ये बाहर निकलना शुरू हो जाती। अब दोनों की बॉडी से ड्रैगन ऑरा को फील किया जा सकता था। वो वांग के बॉडी से जो ड्रैगन ऑरा थी वो गोल्ड कलर की थी, वही जाओ युवान की ब्लडी रेड।
गोल्ड मिक्स था पर ब्लडी रेड ऊपर एक शेड था। प्रिंस युवान यहाँ पे तैयार थे। ये अपने युवान ब्रश को तुरंत ही बाहर निकालते और काफी तेजी से वो हुआंग पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते। वो हुआंग फिर से हंसता है कि तुम पहले सामने से आके अटैक करोगे, इतना दम। अब जो प्रिंस युवान का ये ब्रश था, इसके कई सारे रेशे ऐसा बाहर निकलते थे, पर वो हुआंग अपने एक एक पंच से इन्हें ब्लॉक करते जाता है। और साथ में इसने अपना इसका जो गोल्डन क्रो स्पीयर था उसे भी ये बाहर निकाल चुका था। फिलहाल प्रिंस युवान का ब्रश और सामने वाले का स्पीयर दोनों एक दूसरे से अब टकरा रहे थे और एक अलग ही मेटालिक साउंड को चारों तरफ सुना जा सकता था। हुआंग को काफी गुस्सा आता है। ये अपने ऑरा को स्पीयर के एकदम टिप पे फोकस करता है और ये हंस के कहता है कि देखो मैं तुम्हारे इस ब्रश को कैसे तोड़ता हूँ। फिलहाल ये जो टेक्निक यूज कर रहा था वो था ऑरा फ्लेयर टेक्निक। युवान हंसता है, अरे ये तो मुझे भी आता है, और ये भी सेम पावर फोर्स अपने युवान ब्रश में यूज करता है। फिलहाल प्रिंस युवान ये जो ऑरा फ्लेयर टेक्निक थी इसके सेकंड लेवल पे पहुंच चुके थे। शुरुआत में इसका कलर यानी फर्स्ट लेवल पे ग्रीन होता था, पर फिलहाल ये बदल करके पर्पल में हो चुका था। दोनों अपने पावर्स को लिमिट तक पुश करते और एक भयंकर लेवल का बैटल शुरू हो चुका था। और जहां पर ये लड़ रहे थे आसपास का पूरा एरिया तबाह होते जा रहा था। बैटल लंबा चलने लगता है। इस दौरान एक अटैक के दौरान प्रिंस युवान 10-12 कदम पीछे जाते, वही वो हुआंग 8-10 कदम के आसपास। फिलहाल अगर देखा जाए तो बैटल में अपर एडवांटेज वो हुआंग को ही था, पर इससे भी हुआंग ये खुश नहीं था। इसे लगा नहीं था कि प्रिंस युवान इसके सामने ऐसे टिक पाएगा, और इसे भी अब टेंशन हो रही थी। जैसे प्रिंस युवान समय के साथ ग्रो कर रहा था, वो भी काफी तेजी से। युवान इसकी आंखों को देखकर समझ रहा था और इसके चेहरे पर अभी भी स्माइल था। और ये कहता है तुम जो सोच रहे हो वो सही है, मैं तुमसे ज्यादा टैलेंटेड हूँ। हुआंग को और भी गुस्सा आता है और ये कहता लगता है तुम मुझे गुस्सा करना चाहते हो ताकि मैं कुछ गलती करूं, पर ऐसा नहीं होगा, टेंशन मत लो। हुआंग भी अपने को शांत करता है और कहता है तुम्हारे फाउंडेशन स्ट्रांग है, पर अभी भी तुम हेवन लेवल के ही प्रैक्टिशनर हो और मैं अल्फा वर्जन स्टेज पे हूँ। और फिलहाल इसके बॉडी से जो जेनेसिस की निकलता है इससे गोल्डन क्रो स्काई बर्निंग की कहा जाता है, और इसके सर के ऊपर में एक 3 पैरों वाला ये कौवा का शेप लेने लगता है। युवान हैरान था क्योंकि इसका जो जेनेसिस की था ये ग्रेड 5 का था। युवान भी इस समय आगे बढ़ता है और ये भी अपनी डार्क गोल्ड जेनेसिस की को अपने गोल्डन पाइथन में शेप देने लगता है। इधर वो हुआंग चिल्लाता है गोल्डन क्रो स्काई बर्निंग की का पहला अटैक, गोल्डन क्रो हेवनली इन्फेर्नो, और एक फायर टाइप रेडिश कलर की ऑरा प्रिंस युवान की तरफ काफी तेजी से बढ़ती है। लोग हैरान थे वो हुआंग के इस पावर को देख करके। प्रिंस युवान भी यहाँ पे थोड़े सीरियस थे और बोलते हैं ओमनी पाइथन की, पाइथन स्वॉलोज द हेवन, और एक सांप उस कौवे की तरफ पड़ता है। और वही प्रिंस युवान मन में कहते देख ही लेते हैं कि तुम्हारा क्रो की ज्यादा स्ट्रॉन्गर है या मेरा पाइथन की। लोग यहाँ पर बैटल देख रहे थे और कहते भी कि यार ये प्रिंस युवान ये बंदा कैपेबल तो है, इसका भी की शायद ग्रेड 5 का ही है। और लोगों को ये मानना था, खास करके कुछ लोग, कि प्रिंस युवान वो हुआंग से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मतलब अगर सेम लेवल पे होते दोनों अल्फा लेवल पे तो प्रिंस युवान आराम से बैटल जीत जाता। जाओफान ये हैरान था कि यार ये प्रिंस युवान ये बंदा सच में काफी खतरनाक है। फिर भी जाओफान कॉन्फिडेंट था, वो उसी कुछ कमेंट नहीं करते, ये बस शांति से देख रहे थे। इधर ही जो पाइथन था वो जो फ्लेम अटैक था उसे सीधा निकल जाता है। वो हुआंग हंसता है कि चलो ठीक है तुम्हारे पास ग्रेड 5 का जेनेसिस की है, फिर भी तुम जीत नहीं पाओगे। अब ये सुन करके प्रिंस युवान फिर से हंसता है कि अगर मेरा पाइथन किसी को निकल जाए, अगर उसे पचा भी नहीं सकता तो सामने वाला बच भी नहीं सकता। और ये जो कौवा था इसके बॉडी में इसकी जो नसें थी अभी उगने लगती है और ये कौवा ये चिल्लाने लगता है। इसके ऊपर जो फ्लेम जल रहा था अब ये धीरे धीरे काफी तेजी से कम होना शुरू हो जाता है और पलक झपकते ये कौवा ये एक्सप्लोड कर जाता है। जब कौवा एक्सप्लोड करता है तो इसका जो आग था वो चारों तरफ ऐसा गिरने लगता है बारिश के रूप में, पर प्रिंस युवान इन्हें ब्लॉक कर लेता है। और इस समय जाओफान इसका चेहरा देखने लायक था। इसे लगा नहीं था कभी कि जेनेसिस की के बैटल में वो हुआंग को कोई एडवांटेज ले सकता है, वो भी उससे नीचे के लेवल का बंदा। और मोजी कुछ सेंस करते हैं कि यार ये जो प्रिंस युवान है इसके बॉडी में यानी इसका जो जेनेसिस की इसके अंदर एक सिनिस्टर हो रहा है, पर क्या है इन्हें भी नहीं पता था। हुआंग को भी समझ में नहीं आता है और ये चिल्ला के कहता है कि ये तुमने क्या किया। युवान हंसता है कि लगता है तुम भूल गए कि तुम्हारे फादर ने मुझे एक जख्म दिया था जब उन्होंने मेरे सैक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स को चुराया था। और ये इशारा करता है अपने हाथ पर ड्रैगन रिजेंटमेंट पॉइजन की तरफ, क्योंकि जब भी किसी के बॉडी से ड्रैगन चुराया जाता है तो काउंटर में एक कर्स क्रिएट हो जाता है उस बंदे के ऊपर, और ये वही पॉइजन था और ये उसी का पावर था। हुआंग फिर से कहते हैं लगता है तुम एक कॉकरोच के समान इतनी आसानी से मरोगे नहीं। प्रिंस युवान भी हंसता है कि बिना ड्रैगन ब्लेसिंग्स लिए मैं कैसे मर सकता हूँ। फिलहाल दोनों का बैटल एक बार फिर से शुरू हो जाता है, यानी एक का युवान ब्रश और दूसरे का क्रू स्पीयर। और फिर से जैसा कि ये बकवास करता है, ये बोलता है कि पिछले बार तो तुम मरे नहीं थे पर इस बार मरोगे, और इस बार ये हेवन लेवल का जेनेसिस टेक्निक यूज करता है, गोल्डन क्रो डेटोनेशन बीट।
बेसिकली अपने स्पीयर से अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करता है और कई सारे आग के जो बीड बनते हैं ये प्रिंस इवान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्रिंस इवान देखता है और मन में सोचता है कि ठीक है सर, मैं भी एक हेवन लेवल का जेनेसिस टेक्निक यूज कर ही लेता हूँ। इसके आसपास एक विंड और थंडर का पावर इकट्ठा होता है, जिसे ये बोलता है द ग्रेट विंड एंड थंडर अटैक। लोग हैरान थे कि यार ये बंदा पागल है क्या, मतलब सामने वाला अगर हेवन लेवल का टेक्निक यूज कर रहा है तो ये भी यूज कर रहा है, इसमें दोनों की जान खतरे में हो सकती है। तो वो युवान का अटैक वो प्रिंस युवान की बॉडी से आगे टकराता है और बदले में युवान भी अपने थंडर अटैक को सामने वाले की बॉडी की तरफ भेज देता है। प्रिंस युवान इसकी जो बॉडी थी मानो आग की लपटों में घिर चुकी थी और वही वो युवान की बॉडी वो लाइटनिंग पावर के बीच में, और दोनों काफी ज्यादा पीछे जाके गिरते हैं। धूल धीरे धीरे शांत होता है और सबसे पहले वो हुआंग देखने को मिलता है। लोग सोच रहे थे कि शायद हुआंग जीत चुका है, पर जब प्रिंस युवान के आसपास का ये धूल शांत होता है तो वहां से एक आवाज निकलती है कि तुम्हारा अटैक सही था पर ये काफी नहीं था। हुआंग इसलिए बच जाता है क्योंकि इसने कोई जेनेसिस रून यूज किया था जो कि एक डिफेंसिव आर्मर था। शुरुआत में जब सबसे पहले हुआंग अपीयर हुआ था तो जाओपान काफी खुश होता है, पर जब एक बार ये देखता है कि युवान भी एकदम नॉर्मल है, इसको भी कुछ नहीं हुआ है, तो उसके चेहरे पर सिकन देखा जा सकता था क्योंकि प्रिंस युवान के पास इसके पाइथन का भी डिफेंसिव पावर था और गोल्डन पूल में जाने के बाद ये फिर से एक बार इवॉल्व हो चुका था। वूजी ये भी काफी प्रभावित होते हैं कि यार नॉट बैड, ये लड़का कुछ कर सकता है, और लोग भी कहते हैं यार ये बैटल ये सच में काफी शानदार बैटल है। हमें लगा था कि हुआंग ये आराम से जीत सकता है, और जाओ युवान इसके जो गोल्डन स्केल आर्मर्स है ये काफी टफ है। हुआंग फिर से अपने बजर कौरा को रिलीज करता है कि कुछ भी हो जाए आज मरोगे तो तुम। युवान फिर से हंसता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे मारोगे कैसे, और दोनों फिलहाल लातों गुस्सों और मुक्को में बातें करना शुरू कर देते हैं। समय बीतता है पर वूजी इनके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन था क्योंकि जो वो हुआंग का जेनेसिस की था उसके अंदर से एक एरी ऑरा यानी एक अलग ही ऑरा ये फील कर सकते थे। उसके बाद ये जाओपान की तरफ देखते जिसके चेहरे पर एक स्टेन स्माइल था। अब इनकी नजर फिर से हुआंग पर जाती है। उसके ऊपर में जो उसका जेनेसिस की दिखता था अब वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा था, रेड क्लाउड्स में बदल रहा था, यानी आसपास के एरिया को वो अपने जेनेसिस की से घेर रहा था। मुझे समझ जाते शायद ये बंदा कोई हेवन लेवल का जेनेसिस टेक्निक यूज करने वाला है और ये शायद पहले वाले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर था। ऐसी टेक्निक्स काफी रेयर मानी जाती। ये समझ जाता है कि शायद जाओपान ने यह टेक्निक इस बंदे को दिया होगा। तो स्टोरी को यहीं पे समाप्त करते। वीडियो आज का थोड़ा छोटा है क्योंकि बारिश ज्यादा हो रही है और नॉइस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो कल मैं ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट 30 मिनट की वीडियो डाल दूं। मिलते हैं फिर।